वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सब अपने प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा रहे होंगे। तो चलिए आज का हम भी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी। तो आज के जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस है वे देखिएगा मैं किस किस टॉपिक से लेकर आई हूँ, क्योंकि इन टॉपिक से बार बार अलग अलग दिया है, आप पूछे गए हैं इनका आंसर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आप सामने आंसर जो मेरा मेन मोटिव यही है कि इनके आसपास किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। हमारा थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर सेशन होने वाला है, इसीलिए मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं। ज्यादा मैं 20-30 क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ। सेशन छोटा ही रहेगा बट डिटेल में मैं इनको बताते हुए चलूंगी। जहाँ पे जरूरत है बिल्कुल मैं बताऊंगी कि आसपास कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को एंड तक सभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वीडियो को सभी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा जीवाणु जो अंडाकार या गोलाकार होता है। तो देखिए आंसर आपने देख ही लिया होगा, कोकाई और कोकस। ठीक है, तो ये कैसी होती है, इसकी शेप यानी आकार इसका अंडाकार और गोलाकार होता है। ठीक है, अब देखिए इससे अलग मैं आपको 2-3 टाइप और बताऊंगी इन जीवाणुओं के। तो देखिए ये एग्जाम में कोकाई के नाम से भी आ सकता है और कोकस के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, इसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताऊं तो माइक्रोकोकस और स्पाइरोकोकस। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जाम में आपको इस बार तो बोल दिया कि गोल अंडाकार कौन सा जीवाणु होता है तो कोकस हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपसे यानी इस बार हो सकता है इस बार के एग्जाम में इस गोलाकार अंडाकार से इसके एग्जाम्पल दे दिया जाए। तो देखिए जनरली ना इन बैक्टीरिया के ना स्पेशली कोकस के बारे में मैं बताऊं तो देखिए इनमें ना ये जो कोकस वाले बैक्टीरिया यानी ये जो गोल अंडाकार कोकस बैक्टीरिया होते हैं इनके एग्जांपल्स की पहचान होती है। इनके बाद में ना कोकस लगा हुआ होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया माइक्रोकोकस। कोकस वर्ड अगर आपको बाद में लग रहा है ना तो समझिए वो कोकस जीवाणु का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी के साथ में दूसरे 2-3 और आपको टाइप बताऊंगी बैक्टीरिया के। जैसे देखिए बेसिलस बैक्टीरिया का नाम, या ये बैक्टीरिया ना जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैं अभी बताऊंगी आपको बेसिलस जीवाणु को बताऊंगी। तो बेसिलस जीवाणु का जो आकार होता है जैसे इसका गोलाकार अंडाकार होता है, जो बेसिलस जीवाणु है उसकी शेप होती है रोड शेप होती है। तो जो क्वेश्चन है वे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आते हैं। तो देखिए इसे रोड शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिलस इसका नाम है, बेसिलस इस जीवाणु का नाम बेसिलस है, रोड शेप इसका आकार होता है। और नेक्स्ट देखिए स्पाइरिलम। स्पाइरिलम इस तरीके से, स्पाइरम से पता लग रहा है इस तरीके के शेप का जो जीवाणु होता है इसे स्पाइरिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरिलम जीवाणु बोलते हैं। एक होता है कोमा शेप जीवाणु, इस तरीके का जीवाणु, इसको बोलते हैं विब्रियो इसका नाम। दूसरा कॉमन नेम इसे कोमा शेप बोलते हैं। देखिए कोमा इसी तरीके का होता है तो इसे ये कोमा आकार का जीवाणु होता है। जैसे ये मैंने रोड शेप का बताया, दूसरा मैंने स्पाइरिलम जीवाणु बताया, इसका ऐसे स्पाइरल फॉर्म स्पाइरल आकार होता है इसका। अब मैंने यहाँ पर तीसरा बताया आपको विब्रियो इस जीवाणु का नाम है। इसकी जो आकृति है वो कोमा बोलते हैं, कोमा आकृति। कैसा शेप है इसका? कोमा। ठीक है, कोमा आकार हो गया, नाम है इसका विब्रियो। नाम इस जीवाणु का विब्रियो जीवाणु है। ये बेसिलस जीवाणु है, ये स्पाइरिलम है, स्पाइरिलम जीवाणु, बेसिलस जीवाणु, स्पाइरिलम जीवाणु और विब्रियो जीवाणु। आकार कोमा, इसका कोमा आकार, इसका रोड शेप, इसका स्पाइरिलम ही है, स्पाइरल आकार का होता है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, इसके आसपास यही पूछे जा सकते हैं। अब देखिए आगे, वैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर भी लिया हुआ है
मैंने इसके बारे में आप देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं, मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया हुआ है, इनके 2-1 मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको डिटेल देखना है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, जितना जरूरी है आपके लिए मैंने बता ही दिया है कि इसके आसपास इतना ही पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? वह कौन सी गेहूं, एक बार और देखिए, कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है? देखिए हरित क्रांति को लाया ही इसीलिए गया था कि इस हरित क्रांति से ना हाई यील्डिंग को ग्रो कराया जा सके। तो जो ये हरित क्रांति है ना, इनको लाने का मेन मोटो यही था कि ये ना हरित क्रांति के आने से हाई यील्डिंग वैरायटी को ग्रो कराया गया है। यानी सन में और कब लाया गया था? क्रांति को लाया गया था 1965 में। 1965 में हरित क्रांति को लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि उस दौरान बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। उस दौरान खेतों में इतना ज्यादा देश में जो है बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, तो तभी उसी ड्यूरेशन में हरित क्रांति को लाया गया था। लाने वाले हरित क्रांति को, तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लेकिन हरित क्रांति को सबसे पहले जो लाए थे हरित क्रांति के, अब देखिए एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप ऑप्शन में लगाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति के मैं जनक लिखूंगी अभी, हरित क्रांति के जनक। इसमें मैंने भारत का कहीं नाम नहीं लिया। तो हरित क्रांति के जनक यानी हरित क्रांति को लाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वे थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग सबसे पहले हरित क्रांति को लाए थे 1965 में। कब लाए थे? 1965 में हरित क्रांति को लाया गया था नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। ठीक, उसके बाद भारत में हरित क्रांति को लाने वाले थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से अगर क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे जो भारत में हरित क्रांति को लाए थे। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक कौन लिखोगे आप अगर एग्जाम में आता है? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सबसे पहले हरित क्रांति को लाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कब लाए थे? 1965 में। ठीक है, बहुत ज्यादा उस टाइम पे सूखा पड़ गया था। और देखिए उस टाइम पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उसी दौरान 1965 में ही इन्होंने जय जवान जय किसान वाला नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम पे सूखा पड़ गया था, तभी उन्होंने ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये स्लोगन दिया गया है। अब आगे देखिए हरित क्रांति जो वर्ड है, ये जो हरित क्रांति शब्द है ये किसने दिया? ये दिया विलियम गार्ड ने। किसने दिया हरित क्रांति शब्द? विलियम गार्ड। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड द्वारा दिया गया। हिंदी में लिख देते, विलियम गार्ड। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर बात बताई, तो लाया गया। एक बार और फिर से देखिए 1965 में हरित क्रांति को लाया गया। हरित क्रांति को सबसे पहले लाने वाले व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द जो नाम, ये जो हरित क्रांति शब्द जो नाम दिया है इसे हरित क्रांति को, ये दिया है विलियम गार्ड ने। अब देखिए हरित क्रांति को लाने के पीछे मकसद क्या था कि ये हरित क्रांति क्या कराती है कि फसलों से बहुत ज्यादा यील्डिंग यानी फसलों से बहुत ज्यादा मात्रा में
बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कराने में ये हेल्प किया इस हरित क्रांति ने। तो हरित क्रांति का जो मेन मोटो है किस लिए लाया गया, इसको लाया गया कि ये हाई यील्डिंग ग्रो कराया, इसने फसलों में बहुत ज्यादा मात्रा कराई। पहले अगर देखिए, मान लीजिए पहले अगर पहले खेत से 1 क्विंटल अनाज होता था, तो अब एक नॉर्मल जो कोई किसान बोता है, इतना उसमें दवाई वगैरह नहीं डाल रहा है, तो आराम से 3-3.5 का आराम से 1 बीघा निकल, मतलब 3-3.5 का आराम से गेहूं निकल जाता है। ये एक फॉर एग्जाम्पल है। तो पहले से ज्यादा पैदावार ग्रो कराने में एक तरीके से रोल किसका है, इस हरित क्रांति का है, क्योंकि ये इनके द्वारा जो खेतों में जो फसलें बोई जा रही है वे हाई यील्डिंग बोई जा रही है। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी, तो यहाँ पर ये देखिए, इसका जो मेन मकसद है क्या है, फसलों द्वारा हाई यील्डिंग वैरायटी को ग्रो कराना है, यानी फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कराया जा रहा है और हाई यील्डिंग वैरायटी की ही फसलों को बोया जा रहा है, जिनमें से हमने यहाँ पर गेहूं के लिए, किसके लिए, गेहूं के लिए उच्च पैदावार, गेहूं की वो कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा उच्च पैदावार कर रही है, यानी सबसे ज्यादा यील्डिंग हो रही है, सबसे ज्यादा मात्रा बन रही है फसल की, वो गेहूं में कौन सी वैरायटी है, लैरमा रोजो। ये लैरमा रोजो ऐसी वैरायटी है गेहूं की जो सबसे ज्यादा यील्डिंग देती है, यानी सबसे ज्यादा गेहूं की मात्रा जो उत्पन्न करने वाली वैरायटी है वो लैरमा रोजो है। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए ही इस हरित क्रांति को लाया गया है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज, जो किसने की, कार्ल लैंड-स्टीनर ने। यहां पर लिख देती हूं मैं, देखिएगा, रक्त समूह प्रणाली की जो खोज की कार्ल लैंड-स्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। ठीक है, और देखिए ये जो कार्ल लैंड-स्टीनर वाला जो इन्होंने ये जो ग्रुप दिया ब्लड ग्रुप का, इसके ऊपर मैंने अलग से एक ब्लड ग्रुप के ऊपर अभी हाल ही में मैंने एक पूरा सेशन लिया है। अगर किसी को ब्लड ग्रुप के बारे में और ज्यादा पढ़ना है, किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो आप वहां से देख सकते हैं, एकदम डिटेल में मैंने सेशन लिया हुआ है ब्लड ग्रुप के ऊपर, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। तो चलिए, अब आपने देख ही लिया है ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंड-स्टीनर ने की। अब आगे बढ़ते हैं, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, तो वो देखिए कितनी होती है, 455 से 390 नैनोमीटर। कितनी होती है, 455 से 390 नैनोमीटर। अब आप देख रहे होंगे ये उल्टी काउंटिंग कैसे चल रही है, तो देखिए इनको ना लिखने का तरीका यही होता है जब वेवलेंथ को लिखा जाता है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताऊंगी, यानी एक डायग्राम यहाँ पर अभी मैं बनाऊंगी, तो आप वहां से देखिएगा कैसे ये जो वेवलेंथ है वायलेट 455 से 390 नैनोमीटर है। तो देखिए सफेद प्रकाश का नाम सभी ने सुना है, यानी व्हाइट लाइट का। तो देखिए जब हम किसी प्रिज्म से व्हाइट कलर की लाइट जब क्रॉस होती है किसी प्रिज्म से, तो वो डेविएट हो जाती है 7 रंगों में। किसमें डेविएट हो जाती है, 7 रंगों में। तो जिनमें से विचलित कम होता है कलर वो होता है रेड, और सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है कलर वो होता है वायलेट। सबसे कम रेड विचलित होता है, यानी डेविएट होता है सबसे कम रेड, लेकिन इसकी रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी 800 nm होती है रेड कलर की जो वेवलेंथ है। वायलेट की सबसे कम होती है, डेविएट हो रहा है सबसे ज्यादा लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होती है वायलेट की। देखिए कैसे, ये है एक प्रिज्म,
देखिएगा, ये एक प्रिज्म है। जब हम इससे व्हाइट कलर के प्रकाश को यहाँ से डेविएट कर रहे हैं, यानी एक प्रिज्म से जब व्हाइट कलर का प्रकाश गुजर रहा है तो वो 7 रंगों में डेविएट हो जाता है। ये है व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश यानी। तो व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म से गुजरेगी तो ये 7 रंगों में डेविएट हो जाएगी। ठीक है, ये 7 कलर में इस तरीके से। अब देखिए विबग्योर का नाम सभी ने सुना है, जो रेनबो में कलर दिखते हैं ना, रेनबो में 7 कलर, वे ही 7 रंग इस लाइट के भी दिखते हैं, विबग्योर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे कम डेविएट हो रहा है, पास में ही डेविएट हो गया है रेड कलर, फिर सेकंड नंबर पे ऑरेंज कलर, थर्ड नंबर पे यहाँ पर येलो कलर, फोर्थ नंबर पे ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर, फिर इंडिगो, फिर सबसे ज्यादा जो डेविएट हुआ है वायलेट कलर, आप देख सकते हैं। अब इसका इस तरीके से यहाँ पर इसका ये इंक्रीजमेंट एक तरीके से देखिए ऊपर की साइड इंक्रीज हो रहा है, तो मोर वेवलेंथ होती है रेड कलर की। ये जो रेड कलर है इसकी मोर वेवलेंथ होती है ज्यादा। वायलेट कलर की लिस्ट वेवलेंथ होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है, तरंग धैर्य लिस्ट वेवलेंथ होती है। अब देखिए एंगस्ट्रॉम में बात करूं तो 8000 रेड कलर की, देखिए इनके बीच में फिर माना जाता है। तो रेड कलर की जो एग्जैक्ट जो एंगस्ट्रॉम में जो वेवलेंथ है वो 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। नैनोमीटर में हम चेंज करेंगे तो 800 nm यानी नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। वायलेट कलर की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो 400 nm, 400 नैनोमीटर। तो अब यहां से देखिए इस तरीके से इसका उल्टा रेशो चलता है, 400 से पीछे गए तो ठीक है इसके आसपास। तो इसका एक तरीके से हम लिखते कैसे हैं, अगर व्हाइट कलर की वेवलेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो लिखते कैसे हैं वेवलेंथ को, ऐसे लिखते हैं 8000, जैसे मैंने पूरी इन दोनों के बीच का फिर मानेंगे यहाँ पर 8000 एंगस्ट्रॉम से पूरे को लिखते हैं ऐसे 4000 एंगस्ट्रॉम। फिर नैनो में मैंने चेंज ही कर दिया, यानी नैनो में हम बात करेंगे तो 800 नैनोमीटर से 400 nm। फिर इनके बीच में ऑरेंज के लिए अलग, येलो के अलग, ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, इंडिगो के लिए अलग, वायलेट के लिए अलग। अब वायलेट का हमने यहाँ पर देख ही लिया है 400 नैनोमीटर। फिर इसी से पीछे की साइड जा रहे हैं, ठीक है, पीछे की साइड जा रहे हैं, जब भी तो 455 से 390 नैनोमीटर है इसकी वेवलेंथ। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग जो इसका आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 455 से 390 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को देखकर आंसर लगाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का। देखिए जो द्रव होते हैं यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो होता है पिक्नोमीटर। तो देखिए मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपना एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने सारे जो मेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वे सारे मैंने इंस्ट्रूमेंट, ये जो मापक यंत्र है लिखवाए हुए हैं, तो आप वहां से मेरी प्लेलिस्ट से उन सबको पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है? तो देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया है, जैसे एक बार निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, तो निमोनिया रोग होने वाला किसके द्वारा होता है? निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा, यानी जीवाणु के द्वारा होने वाला ये रोग है निमोनिया। ऐसे जीवाणु से होने वाले और बीमारियों के अगर मैं नाम लूँ, हैजा, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब जीवाणु से होने वाले बैक्टीरिया हैं। ऐसे वायरस से होते हैं, वायरस से होने वाले जो रोग है, जैसे मैं बात करूँ एड्स,
एड्स वायरस से होने वाला रोग है। बात करूँ मैं चेचक रोग जो वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स उसी से होता है, वायरस से होता है। तो देखिए मतलब अलग अलग इनसे बीमारियां होती है, ठीक है। जैसे निमोनिया जीवाणु से होने वाला रोग है। हो सकता है एग्जामिनर ने इस बार निमोनिया बीमारी का नाम दे दिया है, बैक्टीरिया दे दिया जाए कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, 3-4 बीमारियां दे दिया जाए, निमोनिया रोग दे दिया जाएगा बैक्टीरिया से होने वाला। जैसे मैंने अभी हैजा का नाम लिया, निमोनिया, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए उसमें से जैसे वायरस से वो होने वाली बीमारी है, जैसे मैंने एड्स का लिया। तो 4 ऑप्शन दे दिए, निमोनिया, हैजा, टीबी और एड्स। तो पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता। तो 3 तो मैच हो गए हैं, जो नहीं होता वो कौन है? एड्स। एड्स मैंने अभी किससे बताया? वायरस से होने वाला रोग है। तो देखिए इस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन एक ही लेकर आई हूँ, लेकिन मैं कैसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर तरीका बता रही हूँ कि इसके लगते हुए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने पहले एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है डिजीज के ऊपर, आप वहां से देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। अगर किसी को नहीं फिर भी मिलता है प्लेलिस्ट में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसल कौन सी है? अगर देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन सभी को समझ में आ रहा होगा। प्लीज इस जो मैं ये सेशन आज ले रही हूँ ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे बच्चे जो चाहते हैं कि हमें शॉर्ट टाइम में हमें ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिले, चीज़ें हम तक पहुंच सके, तो प्लीज़ उनके लिए हेल्प करेगी ये वीडियो। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आगे, जायद की फसल कौन सी है? अब देखिए जायद की जो फसल है, मैंने उठाया है क्वेश्चन। तो देखिए जायद की फसल तरबूज है। एग्जाम्पल में वहां पर जो दिया हुआ था तरबूज था, और भी फसलें थी जैसे दे दिया गया गेहूं, मकई और जो इस तरीके की थी। तो जायद की फसल हमें चुननी थी, तो जायद की फसल कौन सी है? तरबूज। तरबूज से आप समझ गया होगा पानी, वो फ्रूट जिनमें ज्यादा वाटर है, जैसे एग्जाम्पल में तरबूज। इसी के साथ में लू खीरा, ककड़ी, जो ये खीरा ककड़ी होती है ना, ये सब हमारी जायद फसल होती है। कौन सी फसल होती है? ये जायद फसल होती है। और सिंपल सा तरीका इन्हें याद रखने का, ज्यादा पानी भरा हुआ होता है इनके अंदर, खीरी के अंदर ज्यादा वाटर होता है, तरबूज के अंदर, ककड़ी के अंदर, ये हमारी जायद वाली फसलें होती है, ठीक। अब देखिए आगे, पादप वायरस का पूर्ण रूप क्या है? ऐसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? TMV की, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनेगर का सूत्र बताइए, यानी विनेगर का फॉर्मूला बताइए। अब देखिए जिसे पता होगा, विनेगर को ही सिरका बोलते हैं, वो एग्जाम में करके आया होगा, ठीक है। तो देखिए विनेगर को ही सिरका कहते हैं। कई बार देखिए हिंदी में, ये इंग्लिश में लिख रहा है तो इसे ही हिंदी में करके विनेगर के नाम से पूछ लिया जाएगा। तो जिसे सिरके का विनेगर पता है उसने फॉर्मूला लिख दिया होगा। तो सिरके का फॉर्मूला क्या होता है? विनेगर का CH3COOH। आगे क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। तो देखिए विटामिन के ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, कम टाइम में आपको काफी कुछ मिलेगा। मेरे आप चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो काफी कुछ आपको साइंस का उसमें देखने को मिलेगा। शॉर्ट वीडियोस काफी पड़ी है इनके ऊपर। विटामिन बी देखिए, विटामिन बी ना एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी 8 टाइप के विटामिन होते हैं बी। कौन? मैं विटामिन बी की बात कर रही हूँ, 8 टाइप के होते हैं। उनमें से एक टाइप है विटामिन B6। ये B6 हमारे लिए लाभदायक होता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रखने में विटामिन B6 का काम होता है। आई थिंक मैंने एक फंक्शन की भी इसकी वीडियो, यानी इनके विटामिन बी के क्या क्या काम होते हैं अलग अलग है। तो आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वहां पर आपको बहुत फायदा मिलेगा साइंस की वीडियो से। तो आगे देखिए, अब विटामिन बी का हमने फायदा बता दिया है। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं तो सोर्सेज में आप चिकन खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं। दूध देखिए सभी का सोर्स होता है, दूध पी सकते हैं, चिकन मांस खा सकते हैं,
मकई खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं। तो इस तरीके का आप सोर्सेज ले सकते हैं विटामिन B6 का। तो ठीक है, ये विटामिन B6 के मैंने सोर्स बताया आपको। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ तक किए, डिटेल में मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बताया। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।